हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरएएस प्री की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। स्पेशल आरएएस प्री के लिए ही ये क्लास ली जा रही है। रोजाना आपको 9 बजे ये क्लास देखने को मिलेगी। तो जितने भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और देखिए, कल मैंने इस चैनल में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ाया था वह पढ़ाया है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि पूरी क्लास एक साथ ख़त्म नहीं हुई है अभी। बायोटेक्नोलॉजी में मतलब जो क्लास मैंने बताया था कि भाई हम अपनी जो तैयारी है वो इस तरह से करेंगे जैसे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, और डेली आप जिस तरह से आप सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हो उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो पहले तो हमने जो पिछला चैप्टर जो है पढ़ा है जहाँ तक उसका रिवीजन करेंगे, और उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। तो उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए हम जो आगे वाला जो पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कल मैंने शुरुआत की थी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। रिवीजन के तौर पे हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी की सबसे पहले परिभाषा के बारे में बात की थी। परिभाषा में मैं आपको बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ ये है कि जीवित जीवों में उनके आनुवंशिक पदार्थ में हेर फेर करके, यानी उस प्रक्रिया को हेर फेर करने वाली जो प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उस जीव में, चाहे वो जीव पौधा हो चाहे वो वह जीव जंतु हो, उसमें बदलाव करना ही क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्योंकि बदलाव इसलिए किया गया है कि मानव जीवन को बेहतर बनाया जाए। आगे हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की शाखाएं। रेड, रेड का अर्थ मैंने बताया था चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। ग्रीन कृषि से संबंधित है। और वाइट बायोटेक्नोलॉजी उद्योगों से संबंधित है। और ब्लू बायोटेक्नोलॉजी समुद्री और जलीय जीवों से संबंधित है। तो बायोटेक्नोलॉजी की शाखाएं बताई थी, 4 शाखाएं: रेड, ग्रीन, वाइट एंड ब्लू। तो रेड जो शाखा है, रेड बायोटेक्नोलॉजी, वो चिकित्सा से संबंधित है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कृषि से संबंधित है। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी उद्योग से संबंधित है। और ब्लू बायोटेक्नोलॉजी समुद्र जीव और जलीय जीवों से संबंधित है। आगे हमने बात की थी कि बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैव प्रौद्योगिकी में सबसे पहले वांछित जीन, जीन क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ ही क्या होता है? डीएनए होता है। यानी किसी वांछित जीन को हम अलग करते हैं, उसको एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, उसको विशेष स्थानों से वह काटता है, और उस पौधे में, उस जंतु की कोशिका में उसको कराने से पहले हम जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड क्या होता है कि किसी भी बैक्टीरिया का जो अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, वह वृत्ताकार जो गुणसूत्र होता है उस प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हैं। तो जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम जब प्लाज्मिड के साथ उसको जोड़ देता है तो बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी वांछित जंतु में या पौधे में उसको प्रविष्ट कराते हैं। तो उसको प्रविष्ट कराने के बाद वे सभी प्रभाव हमें दिखाई देते हैं जिन प्रभावों की हम इच्छा रखते हैं। तो इसे हम, इस तकनीक को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम चर्चा की थी। आगे हमने बात करें पीसीआर। पीसीआर में क्या था कि डीएनए की जो फोटोकॉपी, कई सारी फोटोकॉपी बनाने की जो प्रक्रिया थी उसे पीसीआर टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी डीएनए के नमूनों को बढ़ाने के लिए, जैविक अनुसंधान के लिए, आनुवंशिक परीक्षणों के लिए पीसीआर की जाती है। आगे हम बात करें जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या है कि भाई किसी भी जीन को क्लोन करके, यानी कि ट्रांसजेनिक पादप और ट्रांसजेनिक जंतुओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? जीन क्लोनिंग कहलाता है। आगे हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक्स जाफरी ने की थी। इसके ऊपर हमने एक क्लास ले रखी है, उसको देख सकते हो। उसके ऊपर सारा कुछ बताया हुआ है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किसमें करते हैं? अपराध की जांच और पैतृक परीक्षण के लिए करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी, यानी प्रत्येक जीव का जो डीएनए है वह विशिष्ट होता है, तो वह कितना मैच करता है और कितना मैच नहीं करता है, इन सभी के बारे में पता कर सकते हैं। तो अपराधों की जांच और पितृत्व का जो परीक्षण है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कर सकते हैं। जीन थेरेपी, मान लीजिए किसी भी रोग का इलाज करना हो, तो अगर वह रोग किसी आनुवंशिक कारण से हो रहा हो, किसी जीन के कारण से हो रहा है, यदि उसका उपचार कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी कहते हैं। जीन थेरेपी के माध्यम से आनुवंशिक रोगों का क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किसका उपयोग एड्स रोग की जांच के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एड्स रोग की जांच के लिए आप जब भी किताबों में पढ़ेंगे तो आपको एक टेस्ट का नाम आएगा, एलाइजा। एलाइजा जो टेस्ट है वह एड्स रोग की जांच के लिए किया जाता है। एलाइजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ई से बन जाता है एंजाइम, और एल से बन जाता है लिंक्ड, आई से बन जाता है इम्यूनो, एस से बन जाता है सॉर्बेंट, और ऐसे। इस टेस्ट के माध्यम से एड्स का पता लगाया जाता है। लेकिन
केवल एलाइजा टेस्ट के माध्यम से हम एड्स का पता नहीं लगा सकते, पीसीआर टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम क्या लगा सकते हैं, एड्स का पता लगा सकते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी में हम पीसीआर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, तो इस पीसीआर टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, एड्स रोग का पता लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दोनों। क्या हो जाएगा, दोनों। ज्यादातर स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, बी को टिक करेंगे, लेकिन बी इसका राइट आंसर नहीं है। पीसीआर तकनीक और एलाइजा टेस्ट दोनों के माध्यम से हम एड्स रोग की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। यहाँ तक हमने दोस्तों रिवीजन किया था। देखिए, मैं आपको क्लास लेने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस से होता है, तो वो तो इस शब्दावली को समझ पा रहे होंगे। लेकिन कई सारे स्टूडेंट हैं जो जिनका बैकग्राउंड आर्ट से होता है, जिन्होंने बीए किया है, बीकॉम किया हुआ है, तो उनके लिए साइंस को समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है। अब मैं कोशिश यही करूँगा कि भाई उस तरीके से पढ़ाया जाए आपको, जैसे आप अपने किसी भी विषय वस्तु को आसानी से समझ सकें। लेकिन अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी में शब्दावली जो है उसका उपयोग तो उसी शब्दावली में किया जाएगा, और पेपर में क्वेश्चन भी उसी शब्दावली के अनुरूप ही आएगा। तो पेपर में जो क्वेश्चन है वह आप गलत ना करें, तो उस गलत ना करने के तकनीक के आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा। और मैं कोशिश लगातार हम ये रोजाना करते रहेंगे कि भाई रिवीजन के साथ साथ आपकी पढ़ाई होती रहे। देखिए, इस क्लास में उद्देश्य ये नहीं है कि केवल भाई सिलेबस को करा दिया फटाफट से। नहीं, आप रोजाना अपने इस क्लास को देखते रहिए और नियमित रूप से शाम को 9 बजे बने रहिए। आपको एक अच्छी अध्ययन सामग्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आरएस प्री की जो तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, उनको जरूर प्राप्त होगी। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के कृषि में क्या योगदान है, यानी कि खेती में जैव प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अभी अभी मैं अब चर्चा कर रहा था कि भाई बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में फेरबदल कर देना। और फेरबदल करने से, आनुवंशिक पदार्थ में जब फेरबदल किया है, यदि पौधे में फेरबदल किया है, तो हमें जो नई किस्में मिलती हैं, वह नई किस्म मिलती हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिक मॉडिफाइड मतलब कि जेनेटिक मतलब आनुवंशिक, और मॉडिफाइड मतलब परिवर्तित रूप, यानी कि उस फसल का अब आनुवंशिक रूप से परिवर्तन हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले जो भारत में गेहूं होता था उसकी उत्पादन क्षमता कम थी और वह बहुत लंबा हुआ करता था। लेकिन हरित क्रांति में 1966-67 में जो नया गेहूं आया, वह ऊंचाई में थोड़ा कम था, जिससे कि वह गिरता नहीं था और उसकी उत्पादकता बढ़ गई, क्योंकि हमने उसमें आनुवंशिक रूप से परिवर्तन किया। तो जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें प्राप्त करने में बायोटेक्नोलॉजी उपयोगी है। यानी अगर हम बात करें कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बनाई गई फसलों में अधिक पोषण, सूखा प्रतिरोधकता, कीट रोग प्रतिरोधकता क्षमता वाले गुण पाए जाते हैं। यानी उसमें पोषण अधिक होगा और सूखे के प्रति प्रतिरोधक होगी, यानी कम पानी में भी वह पौधा जो है खड़ा रहेगा। कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हम उनमें उत्पन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके आनुवंशिक पदार्थ में क्या किया है, परिवर्तन किया है, तो वह पौधा जीवित रहेगा। इसके एग्जाम्पल हमने कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया है, हमने इसके उपयोग से बीटी कॉटन बनाई है। देखिए, यहाँ पर बीटी जो शब्द है, एक जीवाणु है बैसिलस thuringiensis, उसके जीन को हमने कॉटन यानी कपास के पौधे में इंसर्ट करा दिया। इंसर्ट कराने से यह पौधा, जो कीट उसको कपास को खाते थे, उन कीटों से ये क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। अब वो जो कीट है उसको कपास को नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि बीटी कॉटन में एक प्रोटीन पाई जाती है, क्राई प्रोटीन, CRY, क्राई प्रोटीन पाई जाती है। और जब इस पौधे को कोई कीट खाता है, तो कीट खाने से उस जो कीट है उसकी आंत में क्राई प्रोटीन के क्रिस्टल बन जाते हैं, और उस क्रिस्टल से उसकी आंत क्या हो जाती है, फट जाती है। यानी कीट जो है वो आंत फटने से क्या हो जाता है, मर जाता है। तो दोबारा, यानी कीटों में विवेक पाया जाता है, तो दोबारा उस फसल को वह नुकसान नहीं करता। तो क्राई प्रोटीन के कारण जो है वह यह संभव हो पाता है। और ये क्राई प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, बैसिलस thuringiensis का जो जीन है वह क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है। क्योंकि इस बैक्टीरिया से इसे पृथक किया गया है और पौधे में इंसर्ट किया गया है, इसीलिए इसका कपास का नाम क्या दे दिया गया, बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन से जो किसान है उसको ये फायदा हुआ कि भाई उसकी फसल खराब नहीं होती है। फसल खराब नहीं होती है तो वह अपनी उत्पादकता को बढ़ाता है और नई कपास जो है उसको प्राप्त कर लेता है। तो बीटी कॉटन की सहायता से उसकी उत्पादकता भी बढ़ जाती है और मार्केट में उसको अच्छे दाम भी मिल जाते हैं। दूसरा, हमने बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने एक चावल की किस्म बनाई है जिसका नाम है गोल्डन राइस। देखिए, ये बीटी कॉटन और गोल्डन राइस परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको याद रखना है। गोल्डन राइस यानी ऐसा चावल जिसमें विटामिन ए पाई जाती है, और विटामिन, यदि इस चावल को खाएंगे तो हमारे शरीर की जो विटामिन ए है उसकी कमी को क्या करता है, ये पूरा करता है। तो चावल के साथ साथ हमने अपने पोषक पदार्थ को भी इंसर्ट करा दिया आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन के द्वारा, और यह सब कैसे संभव हुआ, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा यह संभव हुआ।
तो विटामिन ए की कमी से निपटने के लिए विकसित एक ट्रांसजेनिक चावल है। इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? बीटा कैरोटीन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्डन राइस जो है उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो बीटा कैरोटीन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हमने स्वास्थ्य में क्या सुधार किया है, यानी जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य। जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट आया है, मानव की हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट आया है? देखिए, बायोटेक्नोलॉजी से हमने वैक्सीन बनाए। वैक्सीन जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से नई पीढ़ी के टीके विकसित किए गए हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो हमने किसके माध्यम से विकसित किया है? जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित किया है। और कोविड-19, यानी अभी जो हाल ही में कोविड महामारी जो आई थी उसका भी टीका हमने mRNA के जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा हमने जो प्राप्त किया है, तो वह भी हमने किससे? बायोटेक्नोलॉजी से प्राप्त किया है। तो टीके का निर्माण, यानी जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से हमने टीकों का निर्माण किया है। और कौन से टीके का निर्माण किया है? हेपेटाइटिस बी, कोविड-19 के टीकों का निर्माण किया है। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो केवल मानव में, ऐसा नहीं है कि भाई जंतु में ही केवल फेरबदल कर दिया या पौधों में ही कर दिया। यह ह्यूमन के लिए पॉजिटिव भी है। हमने टीके बनाए इसके माध्यम से। जीन थेरेपी, अभी अभी हमने चर्चा की थी कि भाई कोई जीन, यदि किसी भी जीन के आनुवंशिक विकृति के कारण कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, तो उस जीन को यदि हटा दिया जाए और उस जीन की जगह सही जीन यदि प्रविष्ट करा दिया जाए, तो वह रोग सही हो जाएगा। और ऐसा कैसे हो सकता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो सकता है। तो जीन थेरेपी के माध्यम से हमने कई रोगों का इलाज किया है। तो हमारे स्वास्थ्य को बेटर बनाया है, किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ बनाने में योगदान किया है जैव प्रौद्योगिकी ने। तो इसका उद्देश्य आनुवंशिक विकारों को सही करना है। इसमें एक स्वस्थ जीन को दोषपूर्ण जीन के स्थान पर डालकर क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी कहते हैं। आगे हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण किया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कैंसर के उपचार में कौन सी एंटीबॉडी काम करती है? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या करती हैं? काम करती हैं। कैंसर और अन्य रोगों के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली विशेष एंटीबॉडी है जिसे लैब में तैयार किया जाता है। और जो लैब में तैयार किया जाता है वो किसकी सहायता से? बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से तैयार किया जाता है। तो परीक्षा में आने वाला लाइव क्वेश्चन कौन सा है कि कैंसर के उपचार में कौन काम करता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जीन थेरेपी से आनुवंशिक विकारों को दूर किया जाता है और वैक्सीन निर्माण में भी बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है? सहायता करती है। चलिए आगे हम बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रमुख संगठन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिए, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ संगठन है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यह भारत में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करता है। यानी इंडिया में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वह बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है? काम करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट संगठन है ICGEB, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण को क्या देता है? बढ़ावा देता है। और तीसरा है ब्रैक, BIRAC, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। इसकी देखिए फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे कि बिराक की फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। यह भारत सरकार का एक संगठन है जो बायोटेक स्टार्टअप और उद्योगों को अनुसंधान में सहयोग करता है। यानी कि देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टार्टअप है और उद्योगों के अनुसंधान में जो सहयोगी काम करता है कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग उद्योगों में किस तरह से किया जा सकता है, उन सभी के लिए काम करता है बिराक, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो उसका आंसर जाएगा DBT। कौन सी है? DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारत में जैव प्रौद्योगिकी सर्वोच्च संस्था है। आगे हम बात करें जैव प्रौद्योगिकी के विशेष अनुप्रयोग और क्या है? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग नैनो बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। देखिए, नैनो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? यह जैव प्रौद्योगिकी और नैनो टेक्नोलॉजी का सम्मिलित रूप है जिसका उपयोग औषधि वितरण प्रणाली यानी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, रोगों के निदान और इलाज में किया जाता है। यानी नैनो टेक्नोलॉजी को हमने बायोटेक्नोलॉजी में प्रविष्ट करा दिया, तो उसके द्वारा हमने नई नई दवाइयों का निर्माण किया, रोगों के निदान और इलाज में हमने उसको उपयोग लिया। यानी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के द्वारा भी हम आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं और नई दवाइयों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे जेनेरिक दवाइयों को हमने बनाया, वो किसके द्वारा? नैनो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। हमने अलग अलग रोगों के अभी चर्चा की थी कि बायोटेक्नोलॉजी रोग निदान में भी क्या आती है? काम आती है। तो हमने रोगों का निदान किया, पहचाना रोगों को, और हमने उसका इलाज भी किया। कैसे? नैनो मेडिसिन।
यानी इसमें नैनो कणों का उपयोग शरीर के भीतर दवाओं को लक्षित स्थान तक पहुंचाने में होता है। यह तकनीक कैंसर, हृदय रोग और अन्य बीमारियों के उपचार में की जाती है। दूसरा तरीका हमने क्या अपनाया, नैनो बायोसेंसर। ये बायोसेंसर सूक्ष्म जीवों की पहचान, मतलब कि कौन सा सूक्ष्म जीव हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है, प्रदूषण की निगरानी और रोग निदान में क्या करता है, सहायता करता है। तो नैनो मेडिसिन की सहायता से और नैनो सेंसर की सहायता से हमने नैनो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने अपने मानव जीवन में क्या है परिवर्तन लाए हैं। कैंसर का इलाज ढूंढा है हमने, हृदय रोगों का इलाज ढूंढा है, अन्य बीमारियों का इलाज ढूंढा है, सूक्ष्म जीवों की पहचान की है, प्रदूषण की पहचान की है कि भाई प्रदूषण किस स्तर पर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इन सभी की बातों की हमने पहचान की है, किसके माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। आगे हमने बात करें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के रूप में भी हमने बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जैविक आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या किया जाता है। यानी कि जीवित जीवों के आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है। जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और सिस्टम बायोलॉजी जैसे क्षेत्र में इसका व्यापक उपयोग होता है। जीनोमिक्स मतलब जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग, ये किसी जीव के संपूर्ण जीनोम डीएनए की संरचना का अध्ययन करने के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए हमें किसी जीव के, जैसे मानव ही है, उसके संपूर्ण डीएनए का यदि अध्ययन कर लिया जाए तो हम बहुत सारी बीमारियों को पहले ही रोक सकते हैं और मानव में वांछित परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह की यदि प्रणाली, यानी किसी भी जीव के डीएनए का यदि हम अध्ययन करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग। क्या कहेंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग। दूसरा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यह एक महत्वपूर्ण परियोजना थी जिसका उद्देश्य मानव डीएनए के पूर्ण अनुक्रमण और जीनों की पहचान करना। यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अधिकतम जो है, अभी पूरी तरह से तो हम रिसर्च नहीं कर पाए हैं पूरे मानव डीएनए के, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से हम ये चाहते थे कि भाई हम पूरे जो मानव का जो डीएनए है उसका अध्ययन करें, उसके जीन की पहचान करें और हम ये पता लगाएं कि कौन सा जीन क्या काम करता है, किससे क्या रोग हो सकता है, किससे क्या रोग नहीं हो सकता, कौन क्या ठीक कर सकता है। तो मानव में हम वांछित जो है परिवर्तन देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट लगातार ये रिसर्च कर रहे हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति को एक लंबे समय तक जीवित कैसे बनाया जा सकता है। तो उस पर जो काम करने की प्रक्रिया थी, वो जीनोम का अध्ययन करने की जो प्रक्रिया थी, वह शुरू किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हो सका है, अभी भी लगातार रिसर्च जारी है। और यदि हमने उस जीन को ढूंढ लिया जो एजिंग इफेक्ट के मुख्य कारण है, तो निसंदेह आप मानना कि व्यक्ति की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। आगे हम बात करें कि कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है। देखिए, मैंने अभी अभी बताया था कि जेनेटिक मॉडिफाइड जो फिश है उनका निर्माण किया गया है, जैसे कि तेजी से बढ़ने वाली अक्वायर्ड वांटेज सालमेन, यानी कि एक्वा एडवांटेज जो सालमेन है उसका उत्पादन किया गया है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। बायो फर्टिलाइजर बनाए गए हैं, जैव उर्वरक बनाए गए हैं। जैविक उर्वरक होते हैं जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने और फसल उत्पादन सुधार में सहायक होते हैं। यानी कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, जैविक उर्वरक बनाने में उपयोगी है, बायो पेस्टिसाइड बनाने में उपयोगी है। यह जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित प्राकृतिक कीटनाशक है जो पर्यावरण को सुरक्षित रखती है, जैसे बीटी कॉटन या बीटी बैंगन, यानी बीटी बैंगन बनाया है, बीटी कॉटन बनाया है। तो ये ऑटोमेटिक पेस्टिसाइड के निर्माण में भी क्या करती है, सहायता करती है। और उर्वरक बनाने में, यानी बायो फर्टिलाइजर बनाने में सहायता करती है बायोटेक्नोलॉजी। तो कृषि में बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड के माध्यम से बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है, योगदान करती है। आगे हम बात करते हैं औद्योगिक उद्योगों में बायोटेक्नोलॉजी क्या कार्य करती है। देखिए, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग एंजाइम, बायोफ्यूल, बायोप्लास्टिक और औद्योगिक उत्पादों का निर्माण में होता है। यानी कि उद्योगों में बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एंजाइम का निर्माण करते हैं। बायोफ्यूल मतलब आपने देखा होगा कि बायोफ्यूल का अर्थ ये हुआ, जैसे हमने बायोडीजल का निर्माण करती हैं, पौधों से बायोडीजल, बायोपेट्रो पदार्थों का निर्माण करते हैं। बायोप्लास्टिक यानी ऐसी प्लास्टिक का निर्माण जो पौधों से निर्मित होती है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं करती। और अन्य औद्योगिक उत्पाद जैसे पनीर का निर्माण करना और ब्रेड का निर्माण, यानी बेकरी उद्योग में भी क्या करती है, बायोटेक्नोलॉजी काम आती है। बायोफ्यूल, देखिए बायोफ्यूल का निर्माण हम जैव प्रौद्योगिकी से करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जैविक अवशेषों और कृषि उत्पादों से ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जाता है, जैसे कि बायोडीजल बनाना, बायोएथेनॉल बनाना, ये अभी मैं चर्चा कर रहा था। बायो रेमेडिएशन, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रदूषित मिट्टी, ध्यान दीजिए बायो रेमेडिएशन क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि बायो रेमेडिएशन क्या होता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रदूषित मिट्टी और जल को साफ करने में होता है, विशेष रूप से जैविक और रासायनिक अपशिष्टों को हटाने में।
देखिए आप लगातार ये महसूस कर रहे होंगे कि हमारी जो खेती है वो रासायनिक खादों पर ज़्यादा निर्भर है। रासायनिक खादों का असर ये हुआ है कि हमारी जो खेती की उत्पादकता है वो धीरे-धीरे क्या हो जा रही है, कम होती जा रही है, रासायनिक खादों की ओर निर्भरता बहुत बढ़ती जा रही है। तो उस निर्भरता को कम करने के लिए और बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करने के लिए हमें उनके हानिकारक पदार्थों को हटाना होगा, और उसको हानिकारक पदार्थों को हटाने में जैव प्रौद्योगिकी सहायता करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायो रेमेडिएशन। क्या कहते हैं उसको? बायो रेमेडिएशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसे आप। आगे हम बात करते हैं मेडिकल यानी कि चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी क्या काम करती है। फार्माकोजेनोमिक्स यानी फार्माकोजेनोमिक्स क्या होता है? यह अध्ययन करता है कि जीन हमारे शरीर पर दवाओं के प्रभाव को कैसे प्रभावित करते हैं। इससे व्यक्तिगत औषधि उपचार का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी फार्माकोजेनोमिक्स क्या है? फार्माकोजेनोमिक्स में हम ये पता करते हैं कि कोई जीन हमारे शरीर पर जो दवाइयाँ हैं उनको कैसे प्रभावित करता है। अगर हम इसका पता लगा लें तो हम किसी भी व्यक्ति की उस विशेष बीमारी का इलाज कर सकते हैं जो व्यक्ति उस विशेष बीमारी से ग्रसित है। दूसरा, मेडिकल में क्या उपयोग करती है? बायोसिंथेटिक ड्रग। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नई नई दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है, जैसे इंसुलिन का निर्माण। देखिए, मानव इंसुलिन का जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्माण किया गया है, उस मानव इंसुलिन का नाम है ह्यूम्यूलिन। क्या नाम है? ह्यूम्यूलिन। यह अमेरिका की एली लिली कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो मानव इंसुलिन का निर्माण भी हमने बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से किया है। तो इसका अर्थ यह है कि बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत उपयोगी है। इस तरीके को हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक ड्रग्स। कैंसर थेरेपी। देखिए, कैंसर के उपचार में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, अभी अभी मैं चर्चा कर रहा था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की सहायता से कैंसर का उपयोग किया जाता है। और जीन थेरेपी जैसे जैव प्रौद्योगिकी उपकरण का उपयोग हो रहा है, जिससे हम चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं और चिकित्सा में बहुत ज़्यादा हम तरक्की कर रहे हैं। और ये संभव किसके द्वारा हो पाया है? केवल बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ये संभव हो पाया है। आगे हम पढ़ें जीवाणु संवर्धन, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जीवाणु संवर्धन में कैसे काम करती है। जीवाणु संवर्धन का उपयोग एंटीबायोटिक्स बनाने में, एंजाइम बनाने में, शराब बनाने में और जैविक उत्पादों के बड़े पैमाने उत्पादन में किया जाता है। मैं अभी बता रहा था कि जैसे हमने ब्रेड बनाया, हमने पनीर बनाया, उसमें बायोटेक्नोलॉजी काम आती है। एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया, एंजाइम्स बनाए, शराब बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी काम आती है। पेनिसिलिन का उत्पादन। देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में पेनिसिलिन की खोज की गई थी। यह एंटीबायोटिक अब जैव प्रौद्योगिकी द्वारा बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। तो ये जो इसको उत्पादन किया था, पेनिसिलिन का उत्पादन एक कवक के द्वारा किया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा। अब देखिए, बार बार हम कवक उगाएं फिर उनसे निष्कर्षित करें। हमारे पास एक तकनीक है कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से वैसा ही पदार्थ हम बना सकते हैं, उसकी कॉपियां बना सकते हैं, उसकी बड़े पैमाने पर उसका निर्माण कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो हमने पेनिसिलिन का उत्पादन किया, और पेनिसिलिन द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा घाव भरने के लिए, यानी कि जो सैनिक इंजर्ड हुए थे उनमें उपयोग में लाई जाने वाली दवा है। यही कारण है कि यह विश्व प्रसिद्ध दवा की खोज हुई। और ये विश्व प्रसिद्ध दवा कब खोजी गई? 1928 में। किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने थी। ये भी क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है। एल्कोहल का उत्पादन यानी शराब निर्माण में भी क्या करती है बायोटेक्नोलॉजी? उपयोग में आती है। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पारजीनी पादप बीटी कॉटन में कौन सी जीन मिलती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके लिए ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है निप्जीन, तीसरी है बोर्डास जीन और चौथी है क्राइजीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में देके बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। देखिए, आज की क्लास यहीं तक है। आगे की क्लास कल आपको देखने को मिलेगी, और उस क्लास में हम आगे वाले जो और टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी वो क्लियर करेंगे। जब ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उसको एक बार रिवाइज करेंगे, और रिवीजन के बाद इसके जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्वेश्चन के माध्यम से हमारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और हम अपनी जो तैयारी है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो RS जो प्री की परीक्षा है उसमें देखिए करंट अफेयर्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, और बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं आने वाले समय में और ये हमारे लिए क्या उपयोगी हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और जितने भी स्टूडेंटों को ये क्लास अच्छी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई सुझाव है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाली जो ये क्लास है लगातार और किस तरीके से बेटर बनाई जा सकती है, तो आप सुझाव दे सकते हो और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। बिना किसी फीस के आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। आप मान के चलना कि ये जो तैयारी चल रही है
क्वेश्चन लगभग मैं आपको बताऊं कि आरएस प्री में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं क्लासेस से होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन बहुत ना के बराबर संभावना है कि बहुत कम पूछे जाएंगे, ना के बराबर संभावना है। जितने भी क्वेश्चन है वो इन्हीं क्लासेस से आपको पूछे जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।